डैडी, कोई मुझे बचाओ, मैं फंस गई हूँ, मुझे बचाओ। रूस के सुदूर उत्तरी क्षेत्र में बसा एक छोटा सा गांव वर्खोयांस्क, जहां साल के 8 महीने जमीन बर्फ की सफेद चादर से ढकी रहती है। यहाँ की हवा इतनी ठंडी होती है कि सांस लेते समय फेफड़ों में चुभन महसूस होती है। इसी बर्फीले एकांत में एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी में मारिया पेट्रोवा का जन्म हुआ था। मारिया के पिता इवान पेट्रोवा एक रिटायर्ड सोवियत इंजीनियर थे, जो अब अपनी टूटी फूटी वर्कशॉप में गांव वालों के रेडियो और ट्रैक्टर ठीक किया करते थे। मारिया की मां तात्याना एक शांत स्वभाव की महिला थीं, जो घर संभालती थीं और मारिया को पुराने रूसी लोकगीत सुनाया करती थीं। मारिया का बचपन खिलौनों से नहीं, बल्कि पेचकस, नट बोल्ट और पुराने रेडियो के पुर्जों के बीच बीता। जब वो मात्र 7 साल की थी, तो उसके पिता उसे रात के अंधेरे में गांव से दूर एक पहाड़ी पर ले जाते थे। वहां प्रदूषण नाम मात्र को नहीं था और आसमान इतना साफ होता था कि ऐसा लगता था जैसे हाथ बढ़ाओ तो सितारों को छू लोगे। इवान के पास एक पुराना खुद का बनाया हुआ टेलीस्कोप था। वो मारिया को उसमें से एंड्रोमेडा गैलेक्सी और बृहस्पति के छल्ले दिखाते थे। मारिया उन टिमटिमाते सितारों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती। उसके नन्हे दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता, पापा, क्या हम कभी वहां जा सकते हैं? इवान मुस्कुराते और कहते, मारिया, इंसान की पहुंच वहीं तक है जहां तक उसकी कल्पना जा सकती है। अगर तुम चाहो तो तुम इन सितारों के बीच अपना घर बना सकती हो। लेकिन हकीकत बहुत कठिन थी। 1990 का दशक था और रूस एक गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा था। मारिया के घर में कभी कभी 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ जाते थे। जब मारिया 10 साल की हुई तो उसके पिता की तबीयत बिगड़ने लगी। अत्यधिक ठंड और काम के बोझ ने उन्हें कमजोर कर दिया था। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले उन्होंने मारिया का हाथ पकड़ा और उसे एक पुरानी फटी हुई किताब दी, जो अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में थी। उन्होंने कहा, बेटी, इस गांव की बर्फ में मत दफन होना, तुम्हें उड़ना है। पिता के जाने के बाद मारिया का उद्देश्य बदल गया। वो अब केवल एक लड़की नहीं थी, वो एक जलती हुई मशाल थी। मारिया की पढ़ाई का सफर किसी जंग से कम नहीं था। वो हर रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती थी, जहां कड़ाके की ठंड में उसकी उंगलियां नीली पड़ जाती थीं। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो स्कूल की लाइब्रेरी में ही घंटों बैठी रहती और रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई करती। उसकी मां तात्याना ने अपनी शादी का कीमती हार बेच दिया ताकि मारिया शहर जाकर मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा दे सके। मारिया ने अपनी मां की आंखों में जो उम्मीद देखी थी, उसने उसे टूटने नहीं दिया। उसने पूरे रूस में 3रा स्थान प्राप्त किया और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। यूनिवर्सिटी के दौरान मारिया की प्रतिभा को देखकर उसके प्रोफेसर हैरान थे। वो न केवल थ्योरी में माहिर थी, बल्कि उसे मशीनों की गहरी समझ थी। उसे आयरन लेडी कहा जाने लगा, क्योंकि वो लैब में लगातार 18 घंटे काम करती थी। लेकिन मारिया का सपना रूस के रॉसकॉस्मोस से भी बड़ा था। वो नासा का हिस्सा बनना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि गहरे अंतरिक्ष की खोज के लिए नासा के पास सबसे उन्नत तकनीक है। एक रूसी नागरिक के लिए नासा में जाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन मारिया ने हार नहीं मानी। उसने अपनी अंग्रेजी पर काम किया, अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र लिखे और कई वैश्विक फेलोशिप जीती। 2010 में मारिया को अमेरिका की MIT यूनिवर्सिटी से PhD के लिए पूर्ण स्कॉलरशिप मिली। जब वो पहली बार अमेरिका पहुंची तो उसके पास केवल एक पुराना सूटकेस और अपने पिता का वो टूटा हुआ टेलीस्कोप था। अमेरिका का जीवन संघर्षों से भरा था। भाषा की समस्या, संस्कृति का अंतर और अकेलेपन ने उसे कई बार रुलाया। वो रात को वेट्रेस का काम करती और दिन में अंतरिक्ष यान के propulsion सिस्टम पर रिसर्च करती। उसकी मेहनत रंग लाई और 2018 में नासा ने अपने नए एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट क्लास के लिए आवेदन मांगे। 25,000 से अधिक आवेदकों में से केवल 12 का चयन होना था। चयन की प्रक्रिया शारीरिक और मानसिक यातना जैसी थी। उसे ह्यूमन सेंट्रीफ्यूज में डालकर 9G का बल महसूस कराया गया, जहां ऐसा लगता है जैसे आपकी हड्डियां टूट रही हों और चेहरा पिछड़ रहा हो। उसे हफ्तों तक एक अंधेरे कमरे में अकेला रखा गया ताकि उसकी मानसिक मजबूती जांची जा सके। उसे पानी के 40 फीट नीचे भारी स्पेस सूट पहनकर कठिन मरम्मत के काम करने पड़े। हर टेस्ट में मारिया अव्वल रही।
जब फाइनल इंटरव्यू हुआ तो नासा के पैनल ने उससे पूछा, आप एक ऐसी जगह जाना चाहती हैं जहां मौत हर पल आपके दरवाजे पर खड़ी होगी, आप क्यों जाना चाहती हैं? मारिया ने शांत स्वर में कहा, मेरे पिता ने मुझे सितारों का सपना दिखाया था। मैं वहां डर खोजने नहीं बल्कि मानवता के लिए एक नया रास्ता खोजने जा रही हूं। अंतरिक्ष मेरा घर है, धरती तो बस एक पड़ाव है। मारिया का चयन हो गया। उसे मिशन एस्ट्रिया के लिए चुना गया। ये मिशन मानव इतिहास का सबसे साहसी कदम था। उन्हें एक नए प्रकार के आयन इंजन वाले अंतरिक्ष यान नेब्युला 1 में सवार होकर क्षुद्र ग्रह पट्टी एस्टेरॉयड बेल्ट के पार जाना था, ताकि वहां के दुर्लभ खनिजों और सौर मंडल की उत्पत्ति का अध्ययन किया जा सके। मारिया को इस मिशन का कमांड पायलट बनाया गया। अगले 4 साल उसने जोर शोर से तैयारी की। उसने यान के एक एक पुर्जे को रट लिया था। लॉन्च का दिन आया, 12 अगस्त 2024। केप कैनावेरल का नजारा देखने लायक था। हजारों की भीड़, पूरी दुनिया की मीडिया और करोड़ों लोग टीवी पर अपनी नजरें टिकाए हुए थे। मारिया ने अपना नीले रंग का फ्लाइट सूट पहना और फिर सफेद प्रेशर सूट। जब वो एस्ट्रोवैन से लॉन्च पैड की ओर बढ़ रही थी, उसने आसमान की ओर देखा। वो नीला आकाश उसे बुला रहा था। वो लिफ्ट से ऊपर पहुंची और यान के अंदर दाखिल हुई। उसके साथ 2 और एस्ट्रोनॉट थे, लेकिन मारिया की जिम्मेदारी सबसे बड़ी थी। कंट्रोल रूम से उल्टी गिनती शुरू हुई। 10, 9, 8, हाइड्रोजन वेंटिंग शुरू। 6, 5, मुख्य इंजन स्टार्ट। 3, 2, 1। एक गगनभेदी गर्जना के साथ पूरा फ्लोरिडा का तट कांप उठा। मारिया को अपनी छाती पर भारी दबाव महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाथी उसकी छाती पर बैठा हो। लेकिन जैसे ही यान ने वायुमंडल की ऊपरी परत को पार किया, वो दबाव अचानक गायब हो गया। एक झटका लगा और बूस्टर अलग हो गए। अचानक पूरी केबिन में एक जादुई शांति छा गई। मारिया की सीट के पास रखा एक छोटा सा मैकेनिकल टॉय जो उसके पिता का था, हवा में तैरने लगा। मारिया ने अपनी आंखें खोली और खिड़की के बाहर देखा। उसकी सांसें रुक गईं। नीचे पृथ्वी थी, एक चमकीला नीला और सफेद रंग का गोला जो काले अंतरिक्ष के गहरे मखमल पर किसी हीरे की तरह चमक रहा था। वहां से कोई देश नहीं दिख रहा था, कोई सरहद नहीं थी, बस एक खूबसूरत नाजुक दुनिया जो अपनी धुरी पर घूम रही थी। मारिया की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और वे आंसू भी हवा में मोती की तरह तैरने लगे। उसने रेडियो पर कहा, ह्यूस्टन, यहाँ का दृश्य शब्दों से परे है। पृथ्वी सच में बहुत सुंदर है। अगले कई हफ्तों तक मारिया और उसकी टीम ने अंतरिक्ष के उस अद्भुत एकांत का आनंद लिया। वे हर 90 मिनट में एक सूर्योदय और एक सूर्यास्त देखते थे। मारिया को भारहीनता में रहना बहुत पसंद आ रहा था। वो हवा में कलाबाजी खाती, पानी की बूंदों के साथ खेलती और रात के समय खिड़की के पास बैठकर उन सितारों को देखती जिन्हें वो कभी साइबेरिया की बर्फीली रातों में देखा करती थी। वो यान के अंदर अपने काम में बहुत कुशल थी। वो हर रोज सिस्टम चेक करती, अपनी टीम के साथ मजाक करती और धरती पर बैठी अपनी माँ को वीडियो मैसेज भेजती। वो अपनी माँ को दिखाती कि कैसे अंतरिक्ष में खाना हवा में तैरता है और कैसे वो एक खास तरह के स्लीपिंग बैग में खड़े होकर सोती है। मारिया को लग रहा था कि उसका जीवन सफल हो गया है। उसने अपनी मेहनत से उन बाधाओं को पार कर लिया था जो उसे एक साधारण लड़की तक सीमित रखना चाहती थी। यान नेब्युला 1 अब पृथ्वी की कक्षा से बहुत दूर निकल चुका था। वे चांद को पीछे छोड़ चुके थे और मंगल की कक्षा की ओर बढ़ रहे थे। अंतरिक्ष की शांति सुखद थी। मारिया को लग रहा था जैसे वो ब्रह्मांड के किसी गहरे संगीत को सुन रही है। उसके चेहरे पर एक सुकून था, एक गर्व था। उसे नहीं पता था कि ये शांति उस तूफान से पहले की है जो उसकी पूरी दुनिया को बदलने वाला था। अभी के लिए वो केवल उस अनंत विस्तार को देख रही थी जहां रोशनी और अंधेरे का एक अद्भुत खेल चल रहा था। मारिया ने अपनी लॉग बुक में लिखा, आज मिशन का 45वां दिन है। हम मानवता के इतिहास में सबसे दूर पहुंच चुके हैं। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो पृथ्वी एक छोटे से तारे जैसी दिखती है। ये डर नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून है। हम यहाँ अकेले नहीं हैं, हम इस महान ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने यहाँ आने का साहस किया। मारिया की ये मुस्कान और अंतरिक्ष की ये खूबसूरती उसके जीवन का सबसे सुनहरा दौर था। वो अपने पिता के सपने को जी रही थी। वो अपनी माँ के त्याग को सार्थक कर रही थी। वो अंतरिक्ष की रानी थी और उसे लग रहा था कि अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अंतरिक्ष की वो खामोशी जो कल तक मारिया को एक लोरी की तरह सुकून देती थी, आज वही खामोशी उसे निगलने के लिए खड़ी थी।
नेब्यूला 1 यान मंगल की कक्षा की ओर तेजी से बढ़ रहा था। मारिया अपनी केबिन में बैठी अगले दिन की लॉग बुक तैयार कर रही थी। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज हुई, कड़क, जैसे किसी ने लोहे की चादर को बीच से फाड़ दिया हो। अगले ही पल पूरे यान की बिजली गुल हो गई। केवल इमरजेंसी लाल बत्तियां जलने बुझने लगी। मारिया का शरीर भारहीनता में इधर उधर टकराने लगा। ह्यूस्टन, हम एक टक्कर महसूस कर रहे हैं, क्या आप सुन पा रहे हैं? मारिया ने अपने माइक पर चिल्लाकर कहा, लेकिन जवाब में केवल स्टैटिक की आवाज आई। वो तेजी से कमांड सेंटर की ओर तैरती हुई पहुंची। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में चेतावनी फ्लैश हो रही थी, हल ब्रीच डिटेक्टेड, एटमॉस्फेरिक लीक इन सेक्टर 4। एक सूक्ष्म उल्कापिंड जो एक गोली की रफ्तार से भी तेज था, यान के मुख्य संचार एंटीना और ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम को चीरता हुआ निकल गया था। यान के अंदर की हवा तेजी से बाहर निकल रही थी। मारिया को अपनी छाती में दबाव महसूस हुआ। उसे पता था कि अगर उसने अगले 2 मिनट में लीक नहीं रोका तो वो और उसकी टीम इस धातु के डिब्बे में दम तोड़ देंगे। उसने तुरंत इमरजेंसी सीलिंग किट उठाई और उस छेद की ओर बढ़ी। उसे अपनी उंगलियों में सुन्नता महसूस हो रही थी क्योंकि तापमान तेजी से गिर रहा था। उसने जैसे तैसे उस छेद को सील किया, लेकिन असली मुसीबत तो अभी शुरू हुई थी। मुख्य इंजन बंद हो चुका था। यान अब अपनी दिशा से भटककर गहरे अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा था। मारिया ने रेडियो की ओर रुख किया। ह्यूस्टन, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं मारिया बोल रही हूं। हमारा संपर्क टूट चुका है, मुख्य एंटीना नष्ट हो गया है, कृपया जवाब दें। सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जिसे सुनकर किसी का भी दिल बैठ जाए। मारिया अब इस विशाल ब्रह्मांड में अकेली थी। उसके दोनों साथी मिशन के दूसरे हिस्से के लिए प्रोब के अंदर थे, जो टक्कर के झटके से अलग होकर दूर अंतरिक्ष में खो चुके थे। मारिया के पास अब कोई साथी नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, बस उसकी अपनी भारी होती सांसें थीं। अगले 48 घंटे मारिया के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। यान का हीटिंग सिस्टम फेल हो गया था। यान के अंदर का तापमान 0 से 20 डिग्री नीचे चला गया। मारिया के हाथ पैर जमने लगे थे। उसने अपने ऊपर 3 लेयर के कपड़े पहने, लेकिन अंतरिक्ष की वो ठंड हड्डियों को चीर देने वाली थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबर, जो हवा से जहरीली गैस साफ करता है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। मारिया को चक्कर आने लगे, उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। ये CO2 पॉइजनिंग के लक्षण थे। उसने कांपते हाथों से रेंच उठाया और उस मशीन को खोलने की कोशिश की। उसके हाथ इतने ठंडे थे कि वो रेंच को ठीक से पकड़ भी नहीं पा रही थी। वो बार बार गिरती, खुद को संभालती, रोती, लेकिन फिर उसे अपने पिता की वो बात याद आती, मारिया, हार मत मानना। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उस मशीन को मैनुअल तरीके से ठीक किया। हवा साफ हुई, लेकिन प्यास और भूख अब उसे तोड़ रही थी। पानी का रिसाइकलिंग सिस्टम जाम हो गया था। मारिया को अपनी ही यूरिन को शुद्ध करके पीने के लिए एक छोटा सा प्लांट बनाना पड़ा। वो घिन और मजबूरी के बीच जूझ रही थी, लेकिन जीने की इच्छा सबसे ऊपर थी। चौथे दिन मारिया ने एक साहसी फैसला किया। उसे यान के बाहर जाकर मुख्य एंटीना को मैनुअल रूप से जोड़ना होगा, वरना वो कभी धरती से संपर्क नहीं कर पाएगी। ये मौत के मुंह में जाने जैसा था। वो अपना भारी स्पेस सूट पहनकर एयरलॉक से बाहर निकली। जैसे ही वो बाहर आई, उसे ब्रह्मांड का वो भयावह रूप दिखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। नीचे पृथ्वी अब एक छोटे से बिंदु जैसी दिख रही थी। चारों ओर अनंत कालापन था। मारिया ने खुद को एक पतली सी केबल से बांधा हुआ था। जैसे ही वो एंटेना के पास पहुंची, एक और झटका लगा। यान के बचे खुचे थ्रस्टर्स में एक छोटा विस्फोट हुआ। झटका इतना जोरदार था कि मारिया की सुरक्षा केबल टूट गई। मारिया अब यान से दूर अंतरिक्ष की गहराई में तैरने लगी। नहीं नहीं, वो चिल्लाई। वो हाथ पांव मार रही थी, लेकिन अंतरिक्ष में हवा नहीं होती, वहां आप तैर नहीं सकते। वो यान से 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट दूर होती जा रही थी। उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई केवल 30 मिनट की बची थी। वो मौत को अपनी ओर आते देख रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान को याद किया। तभी उसे याद आया कि उसके पास एक छोटा नाइट्रोजन थ्रस्टर गन है। उसने उसे विपरीत दिशा में फायर किया और धीरे धीरे, बहुत धीरे, वो वापस यान की ओर बढ़ी। जब उसने यान का हैंडल पकड़ा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो अंदर आई और जमीन पर गिरकर घंटों रोती रही। दिन हफ्तों में बदल गए। मारिया की हालत अब एक कंकाल जैसी हो गई थी। आंखें धंस गई थीं, चेहरा पीला पड़ गया था। वो खुद से बातें करने लगी थी। कभी कभी उसे अपने पिता का साया यान के कोने में खड़ा दिखता। वो जानती थी कि वो पागलपन की ओर बढ़ रही थी। स्पेस मैडनेस उसे घेर रही थी। उसने तय किया कि वो अंतिम बार रेडियो को ठीक करने की कोशिश करेगी।
उसने यान के कंप्यूटर के मुख्य बोर्ड को खोलकर उसे सीधे अपनी बैटरी से जोड़ दिया। अचानक रेडियो से खरखराहट की आवाज आई। मारिया की जान में जान आई। ह्यूस्टन, क्या आप वहां हैं? मैं मारिया हूं, क्या कोई मुझे सुन सकता है? तभी रेडियो से एक आवाज गूंजी, लेकिन वो नासा की आवाज नहीं थी। वो आवाज बहुत धीमी, बहुत पुरानी और बहुत डरावनी थी। रेडियो से आवाज आई, मारिया, तुम वहां क्यों गई? तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मारिया जम गई। वो आवाज उसकी अपनी आवाज थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो 10 साल पहले बात करती थी। मारिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से मॉनिटर की ओर देखा। रडार पर एक चीज दिखाई दे रही थी। यान नेबुला 1 के ठीक सामने एक दूसरा यान तैर रहा था। मारिया ने लाइट जलाई और खिड़की से बाहर देखा। उसकी चीख निकल गई। बाहर जो यान तैर रहा था वो भी नेबुला 1 ही था। उस पर वही नाम लिखा था, वही टूट फूट थी, और उस यान की खिड़की पर एक महिला का चेहरा था जो बिल्कुल मारिया जैसी दिख रही थी। वो दूसरी मारिया खिड़की पर हाथ रखकर बाहर की मारिया को देख रही थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। तभी पूरे यान में एक अलार्म गूंज उठा जो पहले कभी नहीं बजा था, और रेडियो पर वही पुरानी आवाज फिर से आई, स्वागत है मारिया, उस जगह जहां समय खत्म हो जाता है। अचानक मारिया का यान एक विशाल काले भंवर की ओर खींचने लगा। मारिया ने कंट्रोल पैनल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ पिघलने लगा। रोशनी इतनी तेज हो गई कि मारिया की आंखें चौंधिया गईं। क्या मारिया किसी समानांतर ब्रह्मांड में पहुंच गई है? क्या वो कभी धरती पर लौट पाएगी, या वो इस समय के चक्र में हमेशा के लिए फंस गई है? दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मारिया के साथ आगे क्या होगा? वो दूसरी मारिया कौन है, और क्या पृथ्वी का अस्तित्व अभी भी है? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा इस वीडियो के दूसरे भाग में। इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट दिल दहला देने वाला रहस्य खोलने वाला है।